हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके लिए हमने एक तो टाइम इंटरवल डेरिवेशन किया था कि किस तरह से अगर मैं दो कंडीशंस गिवन हो, हमें दो टाइम पर अभिकारक की अलग अलग सांद्रता दी हुई हो, अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशंस गिवन हो और उनकी सहायता से हम किस तरह से डेल्टा टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा था और कुछ एग्जांपल किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। उन न्यूमेरिकल्स में देखो नॉर्मली थे, जैसे मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के न्यूमेरिकल्स करवाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमने किसके अटेम्प्ट किए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी अटेम्प्ट किए थे, प्रथम कोटि के लिखने के भी हमने सोल्व कर लिए थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। लिखिए भाई, आज का नंबर 1 न्यूमेरिकल लिखो। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इस समय को अर्ध आयु काल के पदों में, इस समय को अर्ध आयु काल के पदों में ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु काल के पदों में ज्ञात कीजिए। Calculate the time or completion. Calculate the time or completion. 75% of completion. 75% of any first order reaction. Any first order reaction. Or the first order reaction. Calculate this time in terms of half life period. Calculate this time in terms of half life period. ठीक है भाई, तो आपको किसी केमिकल रिएक्शंस के 75% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम को कैलकुलेट करना है, लेकिन किसके पदों में ज्ञात करना आपको? अर्ध आयु काल के पदों में या हाफ लाइफ टाइम के पीरियड में कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ पीरियड बोल दो या हाफ लाइफ टाइम बोल दो, दोनों एक ही चीज है। तो भाई सोल्व करते हैं। सबसे पहले ओवरराइज क्या करते हैं, हम किसी रिएक्शन को मानते हैं, माना कि ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट के पास जा रही है। बोलो, जा रही है कि नहीं जा रही है? जाएगी भी सही। मैंने क्या कर दिया, t बराबर 0। एवरीवन नो t बराबर 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन होगी या इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता होगी वो होगी 0, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? सॉरी 100, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। अब देखो, हमें वह समय ज्ञात करना है। देखो, अर्ध आयु काल को लिखा जाता है t हाफ से, तो हमें क्या ज्ञात करना है? 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इसको अगर मैं परसेंट को रिमूव करता हूं तो यहां से क्या आएगा? 3/4। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो इस t को मैं क्या बोल सकता हूं? 3/4 बोल दो। जैसे कि 50% को मैंने क्या बोला था? 50/100। ये क्या हो गया था? 1/2। तो इसको मैंने 1/2 बोला, तो 75% कंप्लीट होने में जो टाइम होगा उसको हम t 3/4 बोल सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करना है कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए? 75% कंप्लीट हो जानी चाहिए, पूर्ण हो जानी चाहिए, पूर्ण हो जानी चाहिए। मतलब जो 75 है वो कहां की तरफ आएगा? इधर की तरफ। जो रिमेनिंग अमाउंट है
25% वो कहाँ की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी। मतलब 25% तो कौन बचेगा, रिएक्टेंट बचेगा, अब 11 बचेगा। साथ में 75% क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो, अगर मैं एक की बात करता हूँ तो ये कहाँ होता है, यहाँ पर ये परसेंट को रिमूव कर दिया तो 1 हो गया। a माइनस एक्स की बात करता हूँ तो देखो a माइनस एक्स कहाँ होता है, यहाँ पर ये हो गया 0.25। अगर मैं x की बात करता हूँ तो बताओ ये कहाँ पर हो जाएगा, बोलो इतना होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छी बात है। पहला तरीका तो देखो ये था कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर लो, पहला तरीका तो क्या देगा हमने, इस तरह से। अब दूसरा तरीका देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें t बराबर टी, हमें रिकॉल करवाना आपको पिछला जो हमने टी हाफ में किया था, t बराबर टी हाफ है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया था कि x घटकर डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्यों बोला, हमें 50% का चाहिए था तो ये 50/100 हुआ, यहाँ से 1/2, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, a से मल्टीप्लाई किया और क्या बोल दिया, a/2 बोल दिया। ऐसे अगर मैं t इज इक्वल टू 3/4 की बात करता हूँ तो मुझे x बराबर कितना लिखना पड़ेगा, ये भी मैंने बताया 75%, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4, तो इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या बोल सकता हूँ कि x कितना हो जाएगा, इंक्रीज होगा 3a/4। बोलो एकदम करेक्ट है कि नहीं है। जैसे हमने टी हाफ के लिए कंडीशंस लगाई थी, डिक्टो उसी वे में हम किसके लिए कंडीशन लगा सकते हैं, हम कंडीशन लगा सकते हैं टी 3/4 के लिए भी लगा सकते हैं। आई बात समझ में, तो या तो वैसे कर लो या ऐसे कर लो, देखना भाई। ये मैंने क्या किया, d इज इक्वल टू क्या करना है 3/4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a/4, देन क्या हो जाएगा भाई, तब बताओ k1 कितना होता है 2.303, ठीक, और ये हो जाएगा p log a/a माइनस x, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो भाई 3/4 और ये t 3/4, ये लो a की वैल्यू कितनी है, a तो a ही है कि नहीं है, a क्या होगा a ही होगा। अब x इतना है तो a माइनस x कितना हो जाएगा a/4, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर x की वैल्यू कितनी है, इसको इसमें से माइनस कर दोगे आप तो और आएगा, ऐसे करके सीधा ही करते हैं, और आएगा और में से 3 जाएगा a/4 आएगा, ऐसे a कैंसिल, तो यहां से हमें आंसर कितना मिलेगा भाई 2.303, और ये t 3/4 ये log 4 हो जाएगा, होगा ना log 4। अब देखो log 4 को कैसे सोल्व कर सकता हूं मैं, log 4 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 2, और इसको मैं क्या कर सकता हूं log 2, फॉलो कर दो, वैल्यू पुट कर दो आगे की तरफ, वैल्यू पुट कर दो आगे की तरफ। एक सेकंड भाई, लाइट चली गई, ठीक। आई होप आप लोगों को नजर तो आ रहा होगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाएगी, नजर तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से ना। इसको कंप्लीट करते हैं भाई, इतना हो गया, वैल्यू पुट करो भाई, दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा k1 2.303 और ये t 3/4, यहां से log 2 है ना, log 2 की वैल्यू डाल दो भाई, log 2 की वैल्यू पुट करोगे आप तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3/4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब इसको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बताया ना आपको कितना आता है, हाँ 0.693, और नीचे की तरफ क्या हो गया भाई k1 हो गया, एंड वी नो दैट व्हाट t हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन k1, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा t 3/4, वैल्यू पुट कर दो, देखो सेक्शन नजर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा t 1/2, बोलो t
3/4 की वैल्यू हमने किसकी टर्म्स में निकाल दी, t 1/2 की टर्म्स में निकाल दी। आई नहीं आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई कि नहीं? पहले तो हमने ये कंडीशन लगाई, लगा दी, उसके बाद में ऐसे हो गया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, सोल्व किया, ये सोल्व कर लिया हमने नीचे की तरफ, वैल्यू पुट कर दी, हमें पता था इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना बनेगा, फिर हमें याद आया ये तो किसके बराबर है, टी हाफ के इक्वल है, टी हाफ को पुट कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था कि जो t 3/4 है वो चाहिए हमें किसकी टर्म्स में, 1/2 की टर्म्स में चाहिए। हमें t 3/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसके पदों में, t 1/2 के पदों में कैलकुलेट करनी है। ठीक, फटाफट से कॉपी मारो मैं इसको, स्क्रीनशॉट है उसका, जल्दी ले लो। कर लिया भाई आप लोगों ने? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नया अमेरिकन लिखो, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल लीटर इनवर्स है, 10 मोल लीटर इनवर्स है। पच्चीस सेकंड पश्चात यह घटकर 25 सेकंड पश्चात यह घटकर 5 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है, 5 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो। साथ में यह भी ज्ञात कीजिए कि कितने समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, कितने समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता 1 मोल लीटर इनवर्स प्राप्त होगी, कितने समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता 1 मोल लीटर इनवर्स प्राप्त होगी, 1 मोल लीटर इनवर्स प्राप्त होगी। डन। आप लोग लिखिए भाई, in a first order reaction, initial concentration of reactant is 10 mole liter inverse, 10 mole liter inverse. After 25%, after 25%, sorry, after 25 seconds, it becomes 5 mole liter inverse.
it becomes 5 mole liter inverse. Then calculate rate constant. Then calculate rate constant. Also calculate the time at which concentration of reactant becomes 1 mole liter inverse. 1 mole liter inverse. ओके डन, कर लोगे भाई आप लोग। देखो इसमें उसने सब कुछ दे दिया, a दे दिया, x दे दिया, a माइनस x दे दिया, b दे दिया, तो k आ जाएगा। k के आने के बाद में वापस से आप सारी वैल्यूज पुट करना। अब यहाँ पर a b है, ये तो हो जाएगी आपकी पहली कंडीशन और ये हो जाएगी दूसरी कंडीशन। इस कंडीशन तो ये कंडीशन देगी आपको k1 की वैल्यू और ये कंडीशन किसकी वैल्यू देगी, k1 की वैल्यू आने के बाद इस कंडीशन में k1 की वैल्यू रखोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। इजी है, करके देखना भाई। यहाँ से k1 निकालना है, फिर उस k1 को यहाँ पर रखना है। मैंने कल भी क्लियर किया था कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, मतलब k1 क्या है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, यह नहीं बदलेगा चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो और टाइम कुछ भी हो। यह एक रिएक्शन के लिए एक ही होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से k1 आएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो आपने ध्यान किया हो तो अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल नहीं पढ़े, बोलो पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े। तो अब हमें एग्जांपल पढ़ना है। देखो इसके जो एग्जांपल है वो 5 मार्क्स में आते हैं, कभी 4 में आ जाते हैं, 5 में आ जाते हैं, कभी 6 में भी आ जाते हैं, मतलब ज्यादा नंबरों में आते हैं। तो उनको एक लाइन में करेंगे तो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स मिलेगी क्या, हमें कभी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए वैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें कि हमें कितने मार्क्स मिल गया जितने का क्वेश्चन आया है, तो उसके लिए वैसा अरेंजमेंट करें। कहने में एग्जांपल है लेकिन एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये अलग से टॉपिक बन जाएगा। लिखो भाई, टॉपिक लिखो फटाफट। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये पढ़ना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स का। क्या भाई, एस्टर मतलब कोई सा भी आपको क्या ले लेना है, एस्टर ले लेना है। माना कि मैंने ये ले लिया, हाइड्रोलिसिस करवाना है तो किससे रिएक्शन करवानी है, इसकी HCl से रिएक्शन करवानी है। बोलो क्या क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई, आई होप आपको नहीं होनी चाहिए। और ये कहां से ब्रेक करेगा, यहाँ से, ये C2H5O और ये H, बोलो क्या बनाएगा, C2H5OH, मतलब क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। और इधर की तरफ हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ऑलवेज ऐसा ही होगा, जब भी किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे, एक तो अल्कोहल मिलेगा आपको और एक बगल में क्या मिलेगा भाई, एसिड मिलेगा। ठीक, नाउ वी नो दैट मोड इन दिस इक्वेशन या इन दिस रिएक्शन दिस H2O प्रेजेंटिंग एक्सेस, ये जो H2O होता है वो किसमें होता है, एक्सेस में होता है, मतलब
आधिक्य में होता है। बोलो, मैंने ऐसा बताया था आपको, कहाँ बताया था? हाँ, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, चलन कोटि की अभिक्रिया में बताया था। नाउ वी नो दैट बोथ इट मींस if this present in excess, then rate of reaction of this reaction does not depend on concentration of H2O. Rate of reaction of this reaction only depend on concentration of ester. आई बात समझ में? मतलब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट डिफाइन करता हूं, वेग परिभाषित करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेस में होने के कारण मैंने पूरा का पूरा समझाया था आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। जो बच्चा नया हो पहले वो देख के आना, इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि एक्सेस का मीनिंग क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पर निर्भरता है और किस पर निर्भरता नहीं है। तो ये एक्सेस में होने के कारण इसका वेग इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई मापनीय परिवर्तन होगा ही नहीं, इसमें कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होगा। ऑब्जर्वेबल चेंज किसके अंदर होगा? ओनली एस्टर की कंसंट्रेशन में। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैं T=0 की बात करता हूं, इस पर डिपेंड नहीं किया, इस पर डिपेंड किया। तो यहाँ से मैंने T=0 की बात की, तो इनिशियल टाइम पर स्टार्टिंग में इसको कितना मानते हैं हम? ऑलवेज 0। इस पर डिपेंड नहीं करना, तो इसकी कंसंट्रेशन लेने से कुछ मतलब नहीं है, काम की नहीं है, हमारे काम के लिए है। तो इधर जो प्रोडक्ट होंगे दोनों के दोनों, वो कितना चलेंगे भाई? 0 चलेंगे। T=T टाइम की बात करता हूं मैं, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा? A-x, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। बोलो, आपने बचपन में ऐसा किया था? इधर x चला गया तो प्रोडक्ट से कितना कम हो गया? x कम हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिफाइन करता हूं, तो मैं पता लग गया इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि का रेट कांस्टेंट कितना होता है? 2.303 T, और ये log A/A-x। बोलो, होगा कि नहीं होगा? इतना ही होगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये प्रथम कोटि की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट इतना होगा, वेग नियतांक इतना होगा। अब हमारा टारगेट क्या है? यहां से मैं करना क्या है? देखो भाई, कभी कभी क्या होता है कि वह हमसे K1 को ज्ञात करने की बोलता है। वो बोलेगा, एक रिएक्शन दे देगा, भाई ये रिएक्शन है, इसके लिए ये वैल्यू कुछ ऐसी है, बताओ K1 क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा। लेकिन वो आप झांक कर देखोगे, गौर करके देखोगे, तो वह हमें ना तो a की वैल्यू देता है, ना ही A-x की वैल्यू देता है। अगर हमें a भी ना दे, A-x भी गिवन ना हो, तो फिर हम क्या इस K1 को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर सकते। हमें K1 चाहिए तो a भी चाहिए होगा, A-x भी चाहिए होगा, दोनों ही ना दे तो कैसे करेंगे? तो यही हमारा टारगेट है। उसने बोला कि ये रिएक्शन है, इसके लिए K1 ज्ञात करो, K1 फाइंड आउट करो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। ना तो a दिया हो, ना ही A-x दिया हो, तो इस कंडीशन में हम K1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तरीका सीखना चाहते हैं तो फिर हम दूसरा मेथड लगाएंगे, कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि हमें A- और इस a की और इस A- की जरूरत भी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए, ये हमें रिक्वायर भी ना हो और K1 भी आ जाए। वो तरीका निकालना चाहते हैं हम, चलो निकालते हैं उस तरीके को। करना क्या है? देखो, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एक भी कर लेना है, इधर आगे समझो। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? एस्टर मिला दिया। मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? H2 मिला दिया। और मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? H+ कहां से मिलता है? कोई भी एसिड ले लो, एनी एसिड, अम्ल से मिलता है, अम्ल मिला दिया। जैसे ही मैंने इन तीनों को मिलाया तो मुझे क्या मिलेगा? अभिक्रिया मिश्रण मिलेगा, रिएक्शन मिक्सचर मिलेगा। जैसे ही मिलाया तो मैंने T=0 बोल दिया। T=0 का मतलब मिलाने के जस्ट बाद अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। T=0 का मतलब
अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इस कंडीशन पर मैंने इस रिएक्शन मिक्सचर में से 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला। आइए बात समझ में, 10 ml सॉल्यूशन मैंने बाहर निकाला, मिक्सचर बाहर निकाला, मिश्रण को बाहर किया और इसका टाइट्रेशन किया मैंने, इसका अनुमापन किया मैंने NaOH के साथ में। आपने अनुमापन तो किया ही होगा 12th क्लास में, याद है। ऊपर की तरफ ब्यूरेट में KMnO4 बना होगा, नीचे की तरफ सॉल्यूशन रखा होगा, बूंद-बूंद करके ड्रॉप करके उसमें गिराया होगा। एक टाइम ऐसा आया होगा कि उसके नीचे वाले का कलर चेंज हो गया होगा। इस तरह के प्रैक्टिकल्स को, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कहा जाता है टाइट्रेशन या अनुमापन। आइए बात समझ में, तो अनुमापन करना है, यहाँ भी वही करना, ऊपर तो लेना है NaOH, नीचे की तरफ लेना है ये रिएक्शन मिक्सचर जो मैंने क्या किया 10 ml बाहर निकाला, उसको नीचे की तरफ लेना है और बूंद-बूंद करके NaOH आपको डालते जाना है। तो फिर आपको ऊपर से करना क्या है, वही कलर चेंज हुआ नीचे की तरफ, तो मतलब आपको क्या देखना है, उस NaOH की मात्रा याद करनी है। भाई कितना NaOH हमने ब्यूरेट से नीचे डाला तो हमें अंत बिंदु मिला, एंड पॉइंट मिला। अनुमापन में करते क्या है, हम एंड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। टाइट्रेशंस में ऑलवेज एंड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, अंत बिंदु ज्ञात किया जाता है। आयतन के आधार पर कितना हमने नीचे की तरफ ब्यूरेट से गिरा दिया तो वो ज्ञात करना है। सपोज करो कि अब उस सपोज करने से पहले एक चीज और समझ लो, वरना बाद में कंफ्यूज होगी। अब देखो NaOH है, NaOH मिला होगा इसके अंदर, तो NaOH जो रिएक्शन करने का काम होगा किसी भी अम्ल का होगा। बोलो सही है कि नहीं है। NaOH रिएक्शन कौन करेगा, कोई अम्ल अभिक्रिया करेगा, कोई एसिड रिएक्शन करेगा। अब हमारे पास इस रिएक्शन में एसिड कहां है, ये एसिड होता है क्या, नहीं होता। ये एसिड होता है क्या, नहीं होता। H+ है, एसिड नहीं है, H+ इसके पास, लेकिन इसको एसिड नहीं कह सकते या बहुत ही वीक एसिड कह सकते हैं, दुर्बल अम्ल कह सकते हैं। ये CH3 से अम्ल, एसिडिक अम्ल, इसके तो नाम में ही अम्ल है, तो ये अम्ल है। इसमें अम्लीय गुण होता है क्या, नहीं होता। अम्ल नहीं है लेकिन अम्लीय गुण होता है, ये थोड़ा बहुत क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का, जैसे जल होता है उसी की तरह क्या होता है, ये भी होता है। मतलब थोड़ा बहुत क्या देगा हमें, H+ देगा। तो इन सबसे जो H+ मिलेगी इनको मैंने क्या बोल दिया, अशुद्धि बोल दिया, इम्प्योरिटी बोल दिया। और इम्प्योरिटी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, I से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब बेसिकली जनरली या सामान्य रूप से जो NaOH जो भी क्रिया करेगा वो किससे करेगा, ज्यादातर इस CH3COOH से करेगा। जैसे मैं NaOH डालूंगा, आपको पता है एंड पॉइंट कैसे मिला होगा, केमिकल रिएक्शन हुई होगी, रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। तो हमने जाना भाई किससे हुई, तो हमने देखा कि इसकी रिएक्शन का जो मुख्य भाग है, ज्यादातर जो इसकी रिएक्शन है वो किससे हुई है, इस अम्ल से हुई है। क्योंकि इस बेस से कोई अम्ल ही रिएक्शन कर सकता है, इस बेस से कोई एसिड ही रिएक्शन कर सकता है, और एसिड तो यही है हमारे पास। लेकिन फिर हमने जाना क्या और में एसिड प्रॉपर्टी में है क्या, तो हमने पाया कि थोड़ी थोड़ी है, इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, इसमें भी थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा। इनको क्या बोला, इम्प्योरिटी बोला। मतलब बेसिकली किससे रिएक्शन, इससे, और थोड़ी बहुत किससे, इम्प्योरिटी से रिएक्शन। आइए बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात क्लियर होगी, अब यहाँ से बड़ा समझ में आएगा आपको। सपोज करो इसका मैंने अनुमापन किया, इस अनुमापन की स्टार्टिंग में जो मुझे आयतन लगा वो आयतन मैंने कितना मान लिया, V0 मान लिया। बोलो माना कि नहीं माना, हाँ अरे माना कि नहीं माना, ठीक। आगे देखो भाई, T बराबर 0 पर 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला, इसके साथ टाइट्रेशन किया तो माना कि इसका जो लगा आयतन है वो कितना है, V0 है। अब रिएक्शन को होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। आफ्टर T टाइम, T इज इक्वल टू T टाइम, T टाइम के पश्चात इसमें से फिर से कितना सॉल्यूशन बाहर निकाला, 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला। वापस से उसका टाइट्रेशन करना है, किसके साथ में,
NaOH के साथ में, फिर से कोई ना कोई वॉल्यूम लगेगा, माना कि जो वो वॉल्यूम है वो कितना है, Vt है, लगा हुआ आयतन Vt है, यहाँ 0 पर निकाला था 0 बोल दिया, T पर बाहर निकाला तो Vt बोल दिया। अब रिएक्शन को कंप्लीट हो जाने दो, पूर्ण हो जाने दो। अब रिएक्शन को पूर्ण होने वाला समय हमें कभी भी पता नहीं होता, 1 आवर में कंप्लीट होगी, 2 आवर में होगी, 1 डे में होगी, 2 डे में होगी, 1 ईयर में होगी, 3 ईयर में होगी, कब होगी, मतलब कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी ये हमें वास्तव में पता नहीं होता। और जो पता नहीं होता वो सब चीजें हमारे लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए? तो लास्ट में सॉल्यूशन निकाला, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो T इज इक्वल टू कितना बोल दिया उसको मैंने, अनंत बोल दिया। वापस से कितना सॉल्यूशन बाहर निकाला, 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला। वापस इसका क्या करना है, टाइट्रेशन करना है NaOH के साथ में। वापस से कोई ना कोई आयतन लगेगा, माना कि कितना है, V अनंत है, तीनों आयतन आएंगे। अब हमें इनका संबंध सांद्रता से देखना है, क्योंकि आपको पता है अगर हमें A और A- तो चाहिए तो हमें इस A का और इस A- का रिलेशन चाहिए इन वॉल्यूम के साथ में। हमें A और A- तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है, V0 गिवन है, Vt गिवन है, V अनंत गिवन है। तो हम इन कंसंट्रेशंस का रिलेशन देखना चाहते हैं इस वॉल्यूम के साथ में, इन सांद्रताओं का संबंध देखेंगे हम इस आयतन के साथ में। देखते हैं, अब मैंने एक चीज क्लियर की थी आपको कि NaOH बेसिकली किससे रिएक्शन कर रहा है, इससे कर रहा है, और थोड़ी बहुत किससे कर रहा है, इस इंप्योरिटी से कर रहा है। तो V0 की बात करते हैं हम यहाँ से, तो V0 किसके समानुपाती होगा, बताओ, T बराबर 0 पर क्या इसकी कंसंट्रेशन नजर आएगी क्या हमें, अरे नजर आएगा, 0 का मतलब कोई कंसंट्रेशन नहीं है। जब कोई कंसंट्रेशन नहीं है तो सारे की सारी में क्या मिलेगी, इंप्योरिटी मिलेगी, अशुद्धि मिलेगी। तो V बराबर 0 किसके समानुपाती होगा, I के समानुपाती होगा। बोलो एकदम सही है कि नहीं है, सही है। अब Vt की बात करते हैं कि Vt किसके समानुपाती, बताओ, T टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन होगी इसकी बढ़कर X होगी, तो ये किस किसके समानुपाती, Vt समानुपाती होगा एक तो X के, ठीक, साथ में X के अलावा इन सबको क्या बोलेंगे भाई, ये तो हमेशा होगा, थोड़ा बहुत जो तो हमेशा ही मिलेगा, ये भी हमें थोड़ा बहुत हमेशा ही मिलेगा, अब ये थोड़ा बहुत हमेशा ही मिलेगा। आइए बात, जब हमने ये देखा था तो ये दोनों नहीं थे, तो यहाँ पे इंप्योरिटी का काम किसने किया, इसने और इसने। जब X की बात थी तो इंप्योरिटी कौन कौन बना, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। मतलब इंप्योरिटी तो हर कंडीशन में होगी हमारे पास। तो Vt बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती X प्लस I। अगर हम V अनंत को देखेंगे तो इंफिनिटी पर जब अभिक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर अनंत होगा, तो इधर की तरफ दिखने की सारे जो कंसंट्रेशन होगी वो कहाँ चली जाएगी, प्रोडक्ट के पास चली जाएगी। ये धीरे धीरे घटकर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, और ये धीरे धीरे 0 था इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट A हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा 0, ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और कितना हो जाए, जितना हमने इधर की तरफ लिया है उतना ये बन जाएगा। तो बोलो लास्ट में इंफिनिटी पर बढ़कर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, और बगल में क्या आएगी, इम्प्योरिटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ से क्या करें, हम रिलेशन देखना चाहते हैं इनका, कि हमें इन तीनों वॉल्यूम्स में कौन बड़ा वाला वॉल्यूम है। तो देखो अगर हम T बराबर 0 की बात करते हैं तो एसिड तो है ही नहीं, एसिड नहीं है तो इसकी जो वॉल्यूम होगी हमें पता है, NaOH ज्यादा रिएक्शन करता है इससे और कम करता है इससे, तो इसको तो नेगेटिव मान के चलते हैं, थोड़ी बहुत है, बेसिकली किससे है, इसी से ही। T बराबर 0 पर तो कंसंट्रेशन ही नहीं है, आगे बड़ी तो बढ़ने पर क्या होगी, कम एसिड होगा तो इसकी लगने वाली मात्रा भी कम होगी, ज्यादा अम्ल होगा तो इसकी लगने वाली अमाउंट भी ज्यादा होगी। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कम एसिड से कम NaOH रिएक्ट करेगा, ज्यादा एसिड से
ज्यादा NaOH रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से कम है, मतलब स्टार्टिंग में मात्रा कम मिलेगी, फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो होगा V अनंत वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में बारी किसकी आएगी? Vt की बारी आएगी। उसके बाद में बारी किसकी आएगी? V0 की। यहाँ पर लास्ट में सबसे ज्यादा सांद्रता मिलेगी इसकी, तो वो भी लगेगा सबसे ज्यादा। आई बात समझ? फिर धीरे धीरे कम होगा, स्टार्टिंग में सबसे कम, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो V अनंत सबसे ज्यादा और V0 सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना क्या है हमें? एक तो चाहिए हमें A चाहिए A। अब दिमाग लगाओ, A कब आएगा? जब मैं V अनंत से V0 को माइनस कर दूं, V अनंत से V इंफिनिटी से V0 माइनस कर दिया, तो ये आई दोनों कैंसिल आउट और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? A के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई? A माइनस x चाहिए, तो पहले x निकाल लें, उसके बाद आ जाएगा ये। तो भाई मैंने क्या कर दिया? इस Vt में से मैंने माइनस कर दिया V0 को, कर दिया Vt में से V0 को माइनस करूंगा तो I से I, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बोलो दोनों इक्वेशन बनेगी नहीं बनी? ये हो जाएगा Vt माइनस V इंफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इक्वेशन नंबर 2। और वो समझने के लिए था सब कुछ, ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस V0, ये Vt माइनस V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2,3। बोलो क्या हो जाएगा 2 and 3 से? क्या करें? A माइनस x चाहिए ना, तो 3 में से 2 को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा V इंफिनिटी माइनस V0, ये माइनस Vt माइनस V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस x। अब देखो V0 ये माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें वैल्यू क्या मिली भाई? फाइनली V इंफिनिटी, ये V इंफिनिटी, ये प्लस और माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस x। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें A और A माइनस x चाहिए, ये तो रहा A माइनस x और ये रहा है, तो क्या लिखोगे भाई? फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 and 4। बोलो क्या हो जाएगा? K1 is equal to 2.303 T, और ये लो A की जगह क्या रखना है? V इंफिनिटी माइनस V0, और A माइनस x की जगह किसको सब्स्टिट्यूट करना है? V इंफिनिटी माइनस Vt। बोलो हमें K1 की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमें A और A माइनस x नहीं गिवन था, तो हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि इन दोनों को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? वॉल्यूम से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वॉल्यूम तो है हमारे पास, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, मान रखो T का मान गिवन होगा। बोलो केवल आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हमें बोला गया था कि ये ज्ञात कर, ना तो ये गिवन है ना ये गिवन है, ये ले भाई टाइट्रेशन कर दो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई लिखो इसके अंदर, फटाफट से इक्वेशन लिख लो, जल्दी करो, इक्वेशन लिख लो फटाफट से। हाँ ये वाली यहां तक करनी है, यहां तक, सिर्फ यहां तक। हाँ लिख लो भाई यहां तक। हो गया? लिखो भाई इसके नीचे, उपरोक्त अभिक्रिया में जल आधिक्य में उपस्थित होता है। उपरोक्त अभिक्रिया में जल आधिक्य में उपस्थित होता है। जल आधिक्य में उपस्थित होता है। आधिक्य में उपस्थित होता है।
अतः इस अभिक्रिया का वेग केवल अतः इस अभिक्रिया का वेग केवल केवल एस्टर की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, केवल एस्टर की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। अतः यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका वेग नियतांक निम्न प्रकार इसका वेग नियतांक निम्न प्रकार दिया जा सकता है, निम्न प्रकार दिया जा सकता है। लिख लो भाई। आप लोग लिखो in above reaction, in above reaction, water presenting excess, so rate of reaction of this reaction depends only on concentration of ester. So it is pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Its rate constant can be given as आप लोग लिखिए केवल का मान ज्ञात करने के लिए एस्टर जल तथा अम्ल को आपस में मिश्रित किया जाता है तथा तत्पश्चात ब्रैकेट में लिखो T is equal to 0, T बराबर 0। तत्पश्चात मिश्रण से 10 ml मिलियन बाहर निकालकर इसका NaOH के साथ अनुमापन किया जाता है। माना कि NaOH का अनुमापन में लगा आयतन V0 है। V0 है। अगली लाइन से लिखो उसके पश्चात अभिक्रिया को संपन्न होने दिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात
कुछ समय पश्चात, ब्रैकेट में लिखो t बराबर t समय, कुछ समय पश्चात पुनः 10 ml विलियम बाहर निकालकर, पुनः 10 ml विलियम बाहर निकालकर, पुनः 10 ml विलियम बाहर निकालकर NaOH के साथ अनुमापित किया जाता है, NaOH के साथ अनुमापित किया जाता है, NaOH के साथ अनुमापित किया जाता है। इस अनुमापन में NaOH का लगा आयतन, इस अनुमापन में NaOH का लगा आयतन Vt है, Vt है। अभिक्रिया पूर्ण होने पर, अभिक्रिया पूर्ण होने पर ब्रैकेट में लिखो t बराबर अनंत, t बराबर अनंत, अभिक्रिया पूर्ण होने पर पुनः 10 ml विलियम बाहर निकालकर, पुनः 10 ml विलियम बाहर निकालकर NaOH के साथ अनुमापन किया जाता है, NaOH के साथ अनुमापन किया जाता है, NaOH के साथ अनुमापन किया जाता है। इस अनुमापन में NaOH का लगा आयतन, इस अनुमापन में NaOH का लगा आयतन V अनंत है, इस अनुमापन में NaOH का लगा आयतन V अनंत है। V अनंत है। तब कंप्लीट कर लो यहां तक, हाँ बिल्कुल यहां तक कर लो, आप लोग लिखो और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K1 और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ K1 ester H2O and acid are mixed, ester H2O and acid are mixed, after mixing 10 ml of solution, after mixing 10 ml of solution is taken out, and titrate this with NaOH, titrate this with NaOH, consumed volume of NaOH in this titration, consumed volume of NaOH in this titration is V0, is V0, is V0. Next time से लिखो after tea time, once again, after tea time, once again 10 ml of solution, after tea time, once again 10 ml of solution is taken out, 10 ml of solution is taken out, and titrate
it with NaOH, NaOH. Consumed volume of NaOH in this titration. Consumed volume of NaOH in this titration is Vt. After completion of this reaction, once again 10 ml of solution is taken out. 10 ml of solution is taken out. 10 ml of solution is taken out and titrate it with NaOH. Consumed volume of NaOH in this titration is V infinity. Then कंप्लीट कर लीजिए भाई यहाँ तक। आप लोगों ने कर लिया होगा, लिखो इसके नीचे उपरोक्त सूत्र से प्रथम कोटि अभिक्रिया का उपरोक्त सूत्र से प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात किया जा सकता है। आप लोगों ने लिख लिया होगा, पॉज करके कर लेना भैया। बाय अबव फॉर्मूला rate constant of first order reaction by above formula. Rate constant of first order reaction can be calculated. ठीक, इसके बाकी एग्जांपल कल पढ़ते हैं भाई। इसमें कुछ दिक्कत हो मुझे कमेंट करना, कल मिलते हैं।